नमस्कार साउथ एशिया ग्लोबल देख रहे हैं आप। मैं हूं देवी। जीडीपी के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं जीडीपी पर चर्चा के लिए कांग्रेस नेता चंद्रेश कुमार सिंह जी। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम। क्योंकि नमस्कार जी, इससे पहले के जो भी प्रोग्राम हमारे हुए हैं उसमें ये दर्शाया गया है और इसमें बताया गया है कि जो कृषि है वो पिछड़ती जा रही है। जीडीपी में उसका जो योगदान है दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसी का जवाब हम तलाशेंगे और जानेंगे अपने मेहमान से कि आखिर जब सरकारें इस तरफ ध्यान दे ही रही थी या नहीं दे रही थी, आखिर क्या कारण है कि जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान जो है बहुत ही कम से कम होता जा रहा है। ऐसा जैसा कि आप जानते होंगे कि जब देश आजाद हुआ था उसमें कृषि का योगदान जो था जीडीपी में वह 50% था। आज 19-20% पर आकर के सिमट गया। किसे दोष देना चाहेंगे जी चंद्रेश जी? नमस्कार। देखिए, इधर भी जो भारतीय अर्थव्यवस्था की हालात है वो किसी से छुपा नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। आज हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट -7.3% नियर अबाउट आका जा रहा है। और जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर की बात नहीं करते हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में गिरावट देखने को मिला है, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो। चूंकि पर्टिकुलर बात आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर कहा है, तो किसानों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। हिंदुस्तान के किसान गरीबी में जन्म लेते हैं, गरीबी में मर जाते हैं, और बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए कि सरकार ने किसानों के और कृषि के विकास के लिए जो ठोस आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए उस पर सरकार ने काम नहीं किया, और दिन प्रतिदिन लोगों का कृषि से मोह भंग होता जा रहा है। हम सब भी किसान परिवार से हैं, और एक समय आया कि हमारे पिता ने हम सबसे कहा कि आप कृषि से जीविकोपार्जन होने वाला नहीं है, आप नौकरी के बारे में, व्यवसाय के बारे में सोचिए। और हम लोगों ने उस दिशा में सोचा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कृषि पर जो लागत है वो न्यूनतम होना चाहिए। लागत को कम करने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं? आप देखिए, कृषि उपकरणों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, खाद की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, बीज की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, और जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ी है, दूसरे उत्पाद की कीमतें बढ़ी हैं, कृषि उत्पाद की कीमतें उस रूप में नहीं बढ़ी हैं। ये भी कृषि के पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण है। तो किसानी हमेशा घाटे की है, और स्वाभाविक है कि जो व्यवसाय घाटे का होगा उसमें हम पीछे होंगे। प्रधानमंत्री ने किसानों की आय को दोगुने करने का वादा किया था, लेकिन कृषि हमारी कहाँ है? कंडीशन तो यह है कि राज्यों में एमएसपी की कीमत पर जितनी खरीदारी गेहूं धान की होनी चाहिए उतनी खरीदारी भी नहीं हो पा रही है, और किसान अपने उत्पाद को सस्ते दर पर बेचने के लिए मजबूर हैं। बिचौलिए इसमें मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार ने जो कृषि नीति भी लेकर आई है, 3 कृषि कानून, उसको लगातार विपक्ष के द्वारा और किसानों के द्वारा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वो कानून तो एक तरह से कृषि व्यवस्था को और समाप्त करने वाला कानून है। जैसे उस कानून के अंतर्गत 2 प्रावधानों की मैं आपसे महत्वपूर्ण प्रावधानों की बात करूं तो पहली बात तो ये कि आलू, प्याज, दलहन, तिलहन ये आवश्यकता की वस्तुएं नहीं रहेंगी। जब ये आवश्यकता की वस्तुएं नहीं रहेंगी तो स्वाभाविक है कि इनका कालाबाजारी होगा, इनका भंडारण होगा, और सस्ते दाम पर खरीदे जाएंगे, महंगे दाम पर मार्केट में बेचे जाएंगे, जिससे महंगाई बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरी जो बात है कि प्रधानमंत्री जी, मुझे याद है बनारस से भाषण देते वक्त उन्होंने कहा कि ये मेरा वादा है, हम एमएसपी देंगे, एमएसपी हम कहीं छीनने वाले नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी एमएसपी को लेकर वचनबद्ध हैं, क्योंकि एमएसपी अधिकतम प्राइस तो है नहीं, तो मिनिमम का कम से कम इतनी कीमत पर आप चीजों को खरीदेंगे, तो कानून में एमएसपी का प्रावधान क्यों नहीं किए?
सरकार के द्वारा किसानों को और कृषि को संरक्षित करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि सरकार को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि जो किसान हैं उनको एक निर्धारित प्रति माह वेतन भी दिया जाए, क्योंकि किसानी यदि उनके मजदूरी को जोड़ दीजिए उनके लागत में, तो मुझे लगता है कि कुछ बचता ही नहीं है किसानी में। तो इस विषय पर सरकार को गंभीरता से, आप सोचिए आपके वेतन कहां से कहां चले गए, हमारे वेतन कहां से कहां चले गए। जब देश आजाद हुआ तो लोग जो वेतन पा रहे थे किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, आज वो कितना वेतन पाते हैं उसी पद पर। और उस समय जो किसानी की कीमत थी, जो कृषि उत्पाद की कीमत थी, और आज कितना वृद्धि हुआ है। यदि इन दोनों के बीच आपने 6 पे कमीशन 7 पे कमीशन आया, लेकिन किसानी को लेकर कोई इस तरह का आप पैकेज नहीं ला पाते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। सरकार को तो इस विषय पर गंभीरता से सोचनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर अगर जो वर्षों में देखा जाए आजादी के बाद से, तो आप ये ना कहिएगा कि ये तो बीजेपी का क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन इस समय जायज है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे कि ज्यादा समय तक कांग्रेस ने शासन किया है और आजादी के बाद से, लेकिन फिर भी कृषि जीडीपी में उसका योगदान पिछड़ता गया है। तो क्या ये बातें जो आप सुझा रहे हैं, क्या कांग्रेस की सरकार ने गलतियां की हैं? देखिए, ऐसा है कि इस विषय पर जब भी हम लोग विचार करते हैं, एक पहलू छोड़कर दूसरे पहलू पर हम विचार करते हैं। जब ये देश आजाद हुआ उससे पहले हजारों साल तक विदेशी शासकों ने भारत पर शासन किया, चाहे वो मुगलों का शासन हो, चाहे वो अंग्रेजों का शासन हो। और इन विदेशी आक्रांताओं ने, शासकों ने, विदेशी हमलावरों ने भारत को बड़े पैमाने पर लूटपाट किया। दादा भाई नौरोजी साहब डेन थ्योरी लिखते हैं, उन्होंने डेन थ्योरी में स्पष्ट किया कि अंग्रेजों ने भारत से कच्चे माल का, संसाधनों का दोहन किया, उनके उत्पाद का अच्छा कीमत भारतीय कृषकों को नहीं मिला, जबरदस्ती उन्हें कृषि कराई गई। गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह भी किसानों के हक में किया, नील की खेती का विरोध भी किया गया। तो भारतीय कृषि को अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया था जब ये देश आजाद हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव में नहीं थे, संसाधन हमारे पास नहीं थे, छोटी छोटी चीजों के लिए हम दूसरे देश पर निर्भर थे। ऐसे में देश को एक दलदल से निकालकर और आगे ले जाना एक बड़ी चुनौती थी। और जब हमने पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना शुरू किया, पंचवर्षीय योजनाओं को आगे लेकर आए, तो आपने देखा कि नेहरू जी से लेकर, इंदिरा जी से लेकर, राजीव गांधी जी तक ने देखा कि कृषि पर लोगों का भार ज्यादा है और इसलिए बेरोजगारी छुपी हुई दिख रही है वहां पे। तो सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी इंपॉर्टेंस दिया गया ताकि वहां से लोगों को निकालकर दूसरे सेक्टर में इन्वॉल्व किया जा सके। तो एक बड़ी चुनौती थी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि कृषि का विकास नहीं हुआ, लेकिन हाँ, एक बात मैं स्वीकार करूंगा कि जिस रूप में कृषि का विकास होना चाहिए उस रूप में नहीं हुआ। इस पर हमें गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। समझ गए, आपका उत्तर भी समझ गए, दर्शक भी समझ गए होंगे। तो कुल मिलाकर इस समय वक्त पूछ रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जीडीपी के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कृषि की, जो लगातार आजादी के बाद से जीडीपी में कृषि का योगदान लगातार घटता जा रहा है। आज हमारे साथ मेहमान हैं चंद्रेश सिंह, जो कांग्रेस नेता है, और आज हम उनसे यही पूछना चाह रहे हैं कि आखिर लगातार क्यों कृषि का जीडीपी में योगदान घटता जा रहा है। इसी पर चर्चा हो रही थी और इसी को लेकर के हमने ये भी क्वेश्चन इनसे किया कि आखिर ज्यादातर समय में कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन जिस तरह से कृषि का विकास होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ। तो आखिर मेरा अगला प्रश्न यही है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। हम अपने मेहमान से यही जानना चाहते हैं कि आखिर जिस पार्टी की, जिस सरकार की है जिम्मेदारी थी कि कृषि को एक गति दे, उसका जीडीपी में योगदान कम ना होने दे, तो आखिर कहां चूक हो गई सरकार? जी
देखिए, ये जब प्रश्न आप करते हैं कि जीडीपी में कृषि का योगदान ज्यादा होना चाहिए, तो ये एक आर्थिक पिछड़ेपन का भी कारण माना जाता है। जहां जीडीपी में कृषि का योगदान ज्यादा होता है, वो अर्थव्यवस्था के लिए, आर्थिक विकास के लिए बहुत बेहतर नहीं माना जाता है। मैं जो फोकस कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कृषि का रोल जीडीपी में ज्यादा होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि किसान खुशहाल होने चाहिए, किसान को उनके उत्पाद का अच्छा मूल्य मिलना चाहिए। और ये सब तभी संभव हो पाएगा जब सरकार के पास पैसे होंगे। सरकार के पास पैसे दूसरे सेक्टर से आएंगे, सर्विस सेक्टर से आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आएंगे, तो दूसरे सेक्टर को भी प्रमोट करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आजादी के बाद हमारे देश में देखा गया कि कृषि पर लोगों का भार ज्यादा था, इसलिए दूसरे सेक्टर को प्रमोट करना जिम्मेदारी सरकार की थी। और बखूबी हमारी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उस चीज को, उस लक्ष्य को प्राप्त किया। कृषि पर जो लोगों के भार थे वो कम हुए, कृषि के क्षेत्र से लोगों को निकालकर दूसरे सेक्टर में इन्वॉल्व किया गया। ठीक। अब एक बात यहाँ पर ये आती है कि मैं जो बात आपसे कह रहा था कि कृषि उत्पाद की कीमतें जिस अनुपात में बढ़नी चाहिए उस अनुपात में नहीं बढ़ी। खाद की कीमतें कम होनी चाहिए, सिंचाई की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, उनके उत्पाद के लिए एक मार्केट होना चाहिए, उनके उत्पाद को गवर्नमेंट के द्वारा खरीदा जाएगा इसकी गारंटी होनी चाहिए। मैंने बहुत पहले एक चैनल पर यह सुझाव दिया था कि कृषि एक ऐसी अर्थव्यवस्था का एक ऐसा क्षेत्र है जिसे सरकार को गोद ले लेना चाहिए, और तब जाकर इस व्यवस्था में हम सुधार ला पाएंगे। हमने कहा कि कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों के विकास पर आप बल दीजिए, ऐसे उद्योगों को प्रमोट करिए जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। जिस क्षेत्र में जिस प्रकार के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उससे संबंधित वहां पर माइक्रो मिनी इंडस्ट्री का प्रमोशन होना चाहिए। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के बीच एक कोरिलेशन होना चाहिए, उसके बीच में गवर्नमेंट मीडिएटर होना चाहिए। गवर्नमेंट इसके लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट का गठन करे, कृषि उत्पाद गवर्नमेंट उस विभाग के द्वारा खरीदा जाना चाहिए उचित मूल्य पर, और उस चीज को सीधे उद्योगपतियों को डिमांड पर गवर्नमेंट दे, फिर उनसे पैसा लेकर गवर्नमेंट अपनी चीजों को पूरा करे। तो इसमें एक कनेक्टिविटी होना चाहिए, गवर्नमेंट, फार्मर और इंडस्ट्रीज के बीच एक रिलेशन बनना चाहिए, कोऑपरेशन बनना चाहिए। एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा था, आप देखिए अभी उत्तर प्रदेश में लगभग 12,000 करोड़ से भी अधिक गन्ना मूल्य बकाया है। आप सोचिए यदि एक एक स्टेट में गन्ना किसानों के इतने बकाए हैं शुगर मिलों के ऊपर, उस पर गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। खाद पर आप जो है कीमतें बढ़ा दे रहे हैं। तो अच्छा, पूर्ण रूप से कृषि को उद्योगपतियों के मुंह में भी नहीं डाला जा सकता, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट को बीच में मीडिएटर की भूमिका निभानी चाहिए ताकि किसानों के हक को सुरक्षित किया जा सके। सरकार को इस विषय पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करनी चाहिए। चूंकि अतीत में देखिए क्या है ना कि देश जब 1947 में आजाद हुआ, तो आप सोचिए कि 2014 तक जब तक कांग्रेस की सरकार रही, बीच में कुछ सालों तक नहीं भी रही, आप खुद सोचिए कि हम कहां से निकलकर कहां तक आए। उस वक्त इस देश की स्थिति क्या थी 1947 में, उसके बाद हम कहां पर आए। 1962 में हमने लड़ाई लड़ी, 65 में हमने लड़ाई लड़ी, सूखा पड़ा, फिर भी देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 2.5% से अधिक था, 2.67 नियर अबाउट परसेंट था। आज देश में न सूखा पड़ा है, न हम कोई अंतरराष्ट्रीय युद्ध लड़े हैं, फिर भी देश की जीडीपी -7.3%। तो यदि पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के साथ एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, तो क्या माइनस जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ एग्रीकल्चर का विकास होगा? ये सोचने वाला विषय है। जब हम जीडीपी की बात कर रहे हैं ना सर, तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात नहीं करें, पूरे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। और जब तक इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं होगा तब तक एग्रीकल्चर का भी ग्रोथ नहीं होगा, ये मैं बताना चाह रहा हूं। और इस पर गंभीरता से सरकार को विचार करना चाहिए। अभी आपने कहा सर, जैसा अभी आपने कहा कि इस समय जो स्थितियां हैं वो माइनस में चल रही है जीडीपी ग्रोथ रेट, लेकिन कृषि का जो योगदान है उस जीडीपी में वो तो बढ़ा है, वो तो बढ़ा। देखिए यही मैं बात कह रहा हूँ, जब हमारा जीडीपी, मैं बता रहा हूँ, जब हमारा जीडीपी बढ़ता है, जब जीडीपी बढ़ता है और उसमें मेरा एक बार सवाल तो सुनिए कि अगर हमारी सरकारें कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को विकसित करती, ऐसे ही उद्योग लगते, तो ये सारी चीजें आज जो कोरोना की वजह से माइनस में हम लोग गए हैं वो नहीं जाते।
जी देखिए, एक ऐसी बात है कि मुझे जी पूरी इस बात को याद आ रहा है कि राहुल गांधी जी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को ये बात कही, और उन्होंने अपनी बात कहते वक्त पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन जी का भी नाम लिया, और उन्होंने कहा कि इस देश की अर्थव्यवस्था को हमें समझना पड़ेगा। इस देश की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं, और उस इस अर्थव्यवस्था में कृषि का एक बड़ा रोल है ना? तो हमने आपसे ये बात कहा कि हमारे अभी जो 2009 के विश्व की आर्थिक मंदी देख लीजिए, या आज जो इतने बुरे हालात में भी देश में अभी चीजें मतलब ठीक है, हम जी पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, वो कृषि के कारण ही संभव है। इसीलिए मैंने कहा कि कृषि को विशेष संरक्षण देने की जरूरत है, और ताकि किसान खुशहाल हो, उनके आय में वृद्धि हो, उनके उत्पाद का सही कीमत मिले। क्योंकि भारत में जो किसानी का ढांचा है, उसमें जमीनों के छोटे छोटे किसान हैं, जिसके पास 1 एकड़, 2 एकड़, जी 4 एकड़, जी 5 एकड़ जी खेती भी है। चंद्रेश जी, हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः हम सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस समय चर्चा हो रही थी जीडीपी के जीडीपी में कृषि के योगदान की, और आजादी के बाद से लगातार जीडीपी में आ रही कृषि क्षेत्र की योगदान की गिरावट की। आखिर इसके लिए कौन सी सरकार जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, कहां गलतियां हुई हैं, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस नेता चंद्रेश सिंह जी से। और देखिए, हमने जवाब पहले जी भी बात आपसे कही, जी जी जब जी जी हमारा देश आजाद हुआ, तो आजादी जी के बाद इस देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का रोल ज्यादा था, जी और मैक्सिमम पॉपुलेशन कृषि पर आधारित थी। लेकिन हमने ये पाया कि कृषि पर निर्भरता के कारण ही लोगों के जीवन में पूर्ण रूप से बदलाव नहीं लाए जा सकते, क्योंकि भारत एक बृहद देश है, और बृहद संभावना वाला देश है। तो हमने हर प्रकार की संभावनाओं को भारत में विकसित करने का पूरा प्रयास किया। पंचवर्षीय योजना के माध्यम से हमने बड़े बड़े इंडस्ट्री भी बनाए, बड़े बड़े कल कारखाने भी खोले, कृषि का भी विकास किया, सिंचाई का भी विकास किया, बहुत सारा हमने काम किया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर को भी हमने प्रमोट किया। तो ये अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र है ना? इन तीनों सभी क्षेत्रों के विकास पर हमारा फोकस था। लेकिन वक्त के घटता चला गया, शायद इसलिए क्योंकि किसानों के उत्पाद की जो उचित मूल्य किसानों को मिलने चाहिए थे, शायद उस पर गंभीरता पूर्वक कार्य उतना ढंग से नहीं हो पाया जितना ढंग से होना चाहिए। इस चीज को मैं स्वीकार करता हूं अपने भी मन से। तो अब चूंकि क्या है ना कि कृषि जो है, अब आज जो हमारे जो देश की स्थिति है, उसमें किसानी को हम रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं हमारी अर्थव्यवस्था का, कि उसके बिना तो हमारी अर्थव्यवस्था सशक्त और मजबूत खड़ी ही नहीं रह सकती है। आज पूरा दुनिया हिल चुका है। 2009 में मंदी के दौरान पूरा दुनिया हिला, भारत पर कम असर पड़ा। उसका एक बड़ा कारण है कि हमारी अर्थव्यवस्था डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लोग जो पीपुल्स हैं, जो अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लोग हैं, वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कृषि से अटैच है। हम लोग भी कृषि से अटैच हैं। हम लोग दूसरे जगह पर भी काम करते हैं, शिक्षक के रूप में भी काम करते हैं, समय मिलता है तो हम खेती भी करते हैं। तो कनेक्टिविटी जो है, तो दूसरे अर्थव्यवस्था के साथ कृषि को भी प्रॉपर इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए 2-3 विषय पर काम करने की आवश्यकता है कि कृषि में जो लागत है, जैसे खाद है, बीज है ना, या मशीनरी है, उसकी कीमतों में कमी गवर्नमेंट को लानी चाहिए। उस पर प्रॉपर अच्छे सब्सिडी गवर्नमेंट को देनी चाहिए, और सब्सिडी बढ़ा कर देनी चाहिए ताकि लागत कम हो सके। सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने नहरों का जाल इस देश के अंदर बिछाया, बड़े बड़े नहर बनाए गए ताकि किसानों तक पानी नदियों का पहुंचाया गया। हमने उस दिशा में प्रयास किया। दूसरी चीज है कि किसानों के जो उत्पाद है किसानी की, उस उत्पाद की अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। जगह जगह पर छोटे छोटे मार्केट डेवलप करने चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हमने एक देश एक मंडी की व्यवस्था लाएंगे। उन्होंने एक डिजिटल मंडी लाया। जिसके पास 10 किलो टमाटर हो रहा है, क्या वो डिजिटल मंडी के थ्रू 10 किलो टमाटर बेचेगा? नहीं बेच पाएगा।
जिसके पास 50 किलो 30 किलो मटर होता है, खेत में छोटा खेत है, 5 कुंटल 10 कुंटल गेहूं होता है, वो क्या जो है एक देश एक मंडी के तहत यहाँ से हरियाणा जो है बेचने जाएगा। लोकल लेवल पर लोकल मंडियों को डेवलप करने की जरूरत है। हर न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर मंडी को डेवलप करने की जरूरत है। एक नए तरीके से मार्केट डेवलप करने की जरूरत है, और इस तरह से हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। दूसरी चीज, कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की जरूरत है। इसके लिए गवर्नमेंट को दूसरे देशों के साथ टाई अप करने पड़ेंगे। अभी मैं आज ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि सऊदीया में भारतीय चावल जो है ज्यादा बिकता है, क्योंकि भारतीय जो चावल है वो खाने के मामले में दूसरे देश के चावल की अपेक्षा ज्यादा टेस्टी भी होता है, स्वादिष्ट भी होता है, और कीमत भी कम होती है। तो हमें कृषि उत्पाद के निर्यात पर भी बल देना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसा रोड मैप बनाना चाहिए, दूसरे देशों के साथ टाई अप करना चाहिए, देश के अंदर ऐसे उद्योग धंधों को डेवलप करना चाहिए। अब सोचिए आप कि यह सरकार जो है लोगों के हड्डियों में इंजेक्शन लगाकर टैक्स वसूलने का काम कर रही है। छोटे छोटे उद्योग हैं, कल कारखाने हैं, वो जीएसटी के तले दबे हुए हैं। ऐसे में जब उनको मुनाफा नहीं होगा वो काम कैसे कर पाएंगे। तो ऐसे उद्योग जो किसानी से संबंधित है, कृषि उत्पाद से संबंधित है, डायरेक्ट किसानों से संबंधित है, उस उद्योग पर भी गवर्नमेंट को सब्सिडी देने की आवश्यकता है, उनको जीएसटी में रिलीफ देने की आवश्यकता है। उसके लिए गवर्नमेंट को मार्केट बनाने की आवश्यकता है। ये सारे काम गवर्नमेंट के का है। अब सब कुछ लोग आत्मनिर्भर खुद हम नहीं हो पाएंगे, गवर्नमेंट को हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए खाका तैयार करना होगा। कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों में ये सारा काम किया, इस दिशा में उसने प्रयास किया, उसने नई नई मंडियां बनाई, नए नए मार्केट बनाए। देश को 1947 में क्या स्थिति थी, हम लोगों की क्या स्थिति थी, हम लोगों ने तो वो दौर नहीं देखा, लेकिन फिर भी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे हमने सुना है कि भारत में कुछ बचा ही नहीं था, अंग्रेजों ने कुछ छोड़ा ही नहीं था। आजादी के बाद एक खोखला राष्ट्र था, यहाँ कुछ नहीं था, ना किसानी थी, ना सड़क था, ना परिवहन था, कुछ नहीं था। सब कुछ डेवलप करना एक बड़ी चुनौती थी, और कांग्रेस ने दिशा में काम किया। लेकिन मूल्यांकन कहाँ करना है कि 2014 में देखिए, कोई ना कोई एक पॉइंट हमको बनाना पड़ेगा कि हम कहां से कहां मूल्यांकन करेंगे। हर 10-10 साल का हम लेकर चले। यदि 2014 तक मनमोहन जी की सरकार को हमने 10 साल को, और मोदी जी के 10 साल की सरकार को हम देखें कि क्या जो है ग्राफ है कहाँ। अब जैसे आपने कहा ना कि इधर कृषि का योगदान अर्थव्यवस्था में बढ़ा है, आप ये देखिए ना कि हमारी अर्थव्यवस्था सिकुड़ी है, कृषि का योगदान नहीं बढ़ा है, हमारी अर्थव्यवस्था ही सिकुड़ गई है। तो आपको दिख रहा है कृषि का योगदान बढ़ा है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहाँ गया, हमारा सर्विस सेक्टर कहाँ गया। -7.3% जीडीपी का मतलब कि अर्थव्यवस्था सिकुड़ा है। हमारे आयात बढ़े हैं, निर्यात कम हुए हैं। तो आपको लग रहा है कि उसमें कृषि का रोल बढ़ा, कृषि का रोल नहीं बढ़ा है, हमारी अर्थव्यवस्था सिकुड़ी है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। दूसरे सेक्टर में करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं। आप डेटा देखिए, प्रति व्यक्ति जीडीपी -8 पॉइंट समथिंग। पिछले 1-1.5 महीना में करोड़ों लोग, कई करोड़ 95% परिवारों के आय में पिछले 1-1.5 साल में कमी आई है। देश बहुत रसातल में जा रहा है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। सर तो वही सवाल तो वही है ना, मेरा सवाल तो वही है कि आखिर देश रसातल में न जा पाए, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए सर? देखिए, हमने एक बात, चूंकि मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी हूं और मैं अर्थशास्त्र ठीक ठीक समझता हूं, मुझे नहीं लगता कि सरकार के मंत्री लोग किस विश्वविद्यालय से कौन सा अर्थशास्त्र समझे हैं। एक बार 1935 के वर्ल्ड वार के बाद दुनिया के अंदर एक मंदी का छाया देखा गया, अमेरिका भी मंदी का शिकार हो गया। तब लोगों ने माना कि भाई कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी फेल हो सकता है। तो उस वक्त जॉर्ज मेनार्ड केन्स की एक थियरी आई, पुस्तक उन्होंने लिखा, जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड वेजेस। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रोजगार का अवसर पैदा करे। अब रोजगार का अवसर कैसे पैदा होगा? तो एक ओकुन का नियम है कि जब किसी देश की जीडीपी में 1% की गिरावट आती है तो उस देश में 3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है, बेरोजगारी दर 3% बढ़ जाती है। तो हमें जीडीपी का पूरे वर्ष के अंदर जो वस्तु सेवाओं का उत्पादन होगा उसका मौद्रिक मूल्य आपका जीडीपी होता है। आपके उत्पादन में कमी आई, कहीं ना कहीं मांग में कमी आई है, जीडीपी माइनस में जा रहा है, इन्फ्लेशन रेट आसमान छू रहा है, महंगाई दर, ये आर्थिक मंदी की सुगबुगाहट है। सरकार को अभी अभी तुरंत ये डिसीजन लेना चाहिए कि वो जीएसटी को माफ करे कुछ दिनों के लिए, क्योंकि टैक्स माफ करते हुए ही वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में भारी गिरावट आएगी।
गिरावट आते ही लोगों के अंदर मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ते ही उत्पादन शुरू होगा, उत्पादन शुरू होते ही रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। फिर हम धीरे धीरे टैक्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं और जीएसटी का खाका भी तैयार करना चाहिए। इतनी जीएसटी के साथ अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती। जीएसटी के बोझ तले भाजपा ने अर्थव्यवस्था को दबाया है। आप सोचिए, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों के आय में कमी आती जा रही है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूती जा रही है, उद्योग बंद है, ईएमआई चालू है, नौकरियां चली गई, ईएमआई हम जमा कर रहे हैं। क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये एक गवर्नमेंट जो है पब्लिक को जो जुमले सुनाकर, गवर्नमेंट पब्लिक स्पीच देकर जुमले सुनाकर अर्थव्यवस्था, देखिए जुमले से क्या है, जुमले से आप सरकार बना सकते हैं, देश नहीं बना सकते। देश बनाने के लिए आपको ठोस नीति और रणनीति बनाने पड़ेंगे, ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए। जी चंद्रेश सिंह जी, आप इस चर्चा में भाग लिए और बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को आपने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि उन्हें जो है लोगों के विकास के लिए, जीडीपी के ग्रोथ के लिए एक उचित रणनीति बनानी होगी और उस रणनीति पर काम भी करना होगा। सिर्फ जुमले से काम नहीं चलेगा। तो आज के इस जीडीपी कार्यक्रम में अब तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।